बीटीएससी एक ऐसी जॉब जिसके लिए बहुत टाइम से इंतजार किया जा रहा था कि ये जॉब आएगी और यहाँ पर आई भी जॉब। ऑल दो वैकेंसी बहुत कम है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, लेकिन बीटीएससी जे में सिविल इंजीनियर्स की बहुत बड़ी वैकेंसीज आई है। तो सिविल इंजीनियर्स की चीज़ें जो है चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैकेनिकल के लिए अगर 70 वैकेंसीज है तो हम 70 के बारे में बात करेंगे। ब्रांच वाइज क्या क्या वैकेंसीज हैं ये आपको पता ही है। हम सिलेबस भी देखेंगे यहाँ पर, जो अदर स्टेट एलिजिबल हैं या नहीं हैं वो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है वो भी डिस्कशन करेंगे। और साथ में जो स्टूडेंट्स का एक थोड़ा सा आक्रोश बोलूंगा, नाराजगी बोलूंगा, डिसअपॉइंटमेंट बोलूंगा, वो जो एक्सपीरियंस होल्डर्स के लिए रखा गया है उन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस सेशन को पूरा देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ, काफ़ी बढ़िया लेवल पे आप लोगों को चीज़ें क्लैरिटी मिलेंगी। और जो आप लोगों का आक्रोश है आई गेस मैं उसको भी थोड़ा सा कम कर पाऊंगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन से, जिस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी की पूरी कहानी बताई गई है कि भाई 12 दिसंबर 2025 से लेकर के 12 जनवरी 2026 तक इसका फॉर्म फिलिंग होगी, जहां पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। कहां पर फॉर्म भरेंगे? www.btsc.bihar.gov.in पर। और गाइज यहां पर जो आप लोगों को ग्रेट पे मिलने वाली है वो 4600 की होगी। जो वेतन सिर है दैट इज पे स्केल वो 7 है। और इसकी जो सैलरी होगी वो 9300 से लेकर के 34,800 रुपीज होगी। जहां पर आपकी जो तकनीकी योग्यता मांगी गई है वो मांगी गई है कि अखिल भारतीय तकनीकी तकनीकी शिक्षा परिषद दैट इज ऑल इंडिया नई दिल्ली से जो आप लोगों को मिलेगा, उसमें जो आप लोगों की इंजीनियरिंग है वो क्या है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ये किस पोस्ट के लिए है? तो क्या इंजीनियर्स के लिए है। इसमें डिप्लोमाधारी अथवा समकक्ष योग्यता दैट इज, जैसे कि आप लोगों का बैचलर ऑफ साइंस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट्स अगर मैकेनिकल के हैं उनके लिए ये फॉर्म है, जहां पर डिप्लोमाधारी स्टूडेंट्स के लिए बोला गया है। या फिर अप्रोप्रिएट ब्रांच जो हो सकती है, जैसे कि आप लोगों की प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गई, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गई, जो कि सिमिलर है किसके? मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा पे, राइट। तो मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोगों ने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग देखा है, लेकिन इसमें एक सारी चीजें क्या होती हैं कि भाई हमने प्रोडक्शन से कर लिया है, हमने मेट्रोलॉजी से कर लिया है। एनी ब्रांच विच इज समकक्ष और अप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ और रेलेवेंट ब्रांच ऑफ दिस मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आप इसमें जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी के बारे में बताया, और इसमें जो एक पॉइंट होता है जो बिहार में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और काफी सारे स्टूडेंट्स भी इसके बारे में बात बात करते हैं, जिसके बारे में आप लोगों से पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो कैटेगरी है और हर कैटेगरी के हिसाब से जो रिजर्वेशन है ये यहाँ पर काफी ज्यादा मान्यता रखता है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर सारी चीजें पहले से ही बता के रखी हैं। इवन बिहार की एक चीज जो मुझे थोड़ा अच्छी लगी कि इन्होंने जो टोटल वैल्यू निकाली है कि भाई 70 स्टूडेंट्स हैं या मैकेनिकल के 70 वैकेंसीज पर हैं, तो उसमें उन्होंने सारी चीजें बता दिया कि भाई यूआर की 28 है और ये ओपन है। उसमें से आप लोगों की जो 60% है ये ओपन कैटेगरी में आ रहा है, और जो 40% है ये स्पेसिफिकली और कैटेगोरिकली बिहार स्टूडेंट्स के लिए है, जो आप लोगों को पता है। फिर उसके बाद इसका जो टोटल योग है वो कितना है? 70 है, जिनमें से आपको पता चल रहा है कि 40% आप लोगों का जो स्टूडेंट्स हैं बिहार के उनके लिए है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 37। और 43 राइट जो है वो है आप लोगों की इसके लिए, मतलब सॉरी 37 बोल रहा हूँ, 27 एंड 43 जो वैकेंसी है ये ओपन स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर गाइज कुछ चीजें हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स का मूड भी खराब होता है, जिसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। बट इसके पहले हम लोग अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम दैट इज मिनिमम एज जो आपकी बोली गई है वो 18 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज है वो है 37 ईयर्स अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड के लिए। और जो अनरिजर्व्ड वुमेन है उनके लिए है 40 वर्ष मतलब 40 ईयर्स, राइट। और बाकी जो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला ये जितने भी इन सब के लिए 40 वर्ग है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये 42 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज है, मतलब 42 ईयर्स के लिए। ठीक है। अब यहां पर गाइज एक चीज और समझिएगा, जो यहां पर लिखा हुआ है ना, इसको समझिएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं पत्रांक 13,107 दिनांक 20/9/2019 के आलोक में ऐसे सरकारी सेवक मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बिहार सरकार से नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवक जो 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, वो उच्चतर वेतन मान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम
आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है। मतलब कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी है तो उसके लिए 5 इयर्स की आपको और छूट मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर इन्होंने जो सारी चीजें बताई हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसके बारे में आप सभी लोगों से डिस्कशन करना चाहूंगा। और ये पॉइंट में काफी सारे स्टूडेंट्स का मतलब पॉइंट रहा है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि सही है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि गलत है। काफी सारे स्टूडेंट्स से यहाँ पर बात हुई और जो स्टूडेंट्स ने बताया उनके हिसाब से भी बात अगर देखी जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बात है वो 25% वाली जो एक्सपीरियंस्ड का था, है ना। उसके पहले गाइज अगर मैं यहाँ पर फॉर्म फी की बात करूँ तो जो फॉर्म फी है वो 100 रुपीज होने वाली है। बहुत ज्यादा फॉर्म फी नहीं है और ओपन पर है, मतलब ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट भर सकते हैं, तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। अब गाइज यहाँ पर एक पॉइंट है जो इन्होंने बताया है और इसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और ये पॉइंट है ये वाला, राइट, चयन की प्रक्रिया, दैट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस। चयन की प्रक्रिया इज सिलेक्शन प्रोसेस। यहां पर इन्होंने बोला है कि कनीय अभियंता दैट इज यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अधिमानता के आधार पर प्राप्त अंक के आयोग की गणना के उपरांत चयन हेतु अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न प्रकार से तैयार की जाएगी। अब इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है कि जो आप लोगों का एग्जाम हो रहा है और जो आप लोगों का संविदा के अनुसार, मतलब यहाँ पर जो गवर्नमेंट के हिसाब से जो गवर्नमेंट के उसमें संविदा के आधार पर जो उन्होंने काम किया हुआ है उनके लेवल पे भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सेट की जाएगी। अब इन्होंने क्या बोला है? बोला ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होना है, तो 100 नंबर में जो लिखित परीक्षा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्राप्त अंकों की अधिमानता की जो होगी वो 75 अंक की होगी। मतलब कि अगर आप लोगों का 100 नंबर का पेपर है, आप उसमें 100 में से 100 पाते हो तो आपको 75 नंबर देखा जाएगा, राइट। मतलब वो 75% होगा आप लोगों का। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप लोगों ने यहां पर 100 मार्क्स गेन करे, इसको समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। मान लेते हैं 100 मार्क्स गेन करें, राइट, 100 में से 100 लेकर के आ गए, तो इसको क्या माना जाएगा? इसको 75 मार्क्स ही माने जाएंगे, राइट। ओके, अब इसके बाद बाकी स्टूडेंट्स के लिए क्या? बाकियों के लिए इन्होंने ये बोला है कि भैया यहां पर जो कनीय अभियंता अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने से के नियमित अधिकतम मान्यता जो है, मतलब संविदा के आधार पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी जो नियमित अधीनता है, सॉरी, अधिकतम अधिमानता है वो क्या है, राइट। तो उसमें इन्होंने ये बोला है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है या फिर कोई एस्पिरेंट है जिसने 1 साल संविदा के आधार पे काम करा हुआ है तो उसको 5 अंक मतलब 5% दिया जाएगा, मतलब ग्रेस मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 साल करा है तो 10%, 3 साल करा है तो 15, 4 साल करा है तो 20, 5 साल करा है तो मैक्सिमम 25 मार्क्स, मतलब मैक्सिमम 25 अंक तक की जो वैल्यू है वो यहाँ पर ऐड होगी। और इस तरीके से जो टोटल वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? 100 मार्क्स की, राइट। अब यहां पर स्टूडेंट्स का ये आ रहा है कि भाई ये जो 5-5 आप परसेंट दे रहे हो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है यही गड़बड़ हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात है, अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, ये तो हो ही रहा है। लेकिन गाइस यहां पर एक पॉइंट है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में 0.5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। मतलब कि भाई जिसने जितना काम किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 365 में से 200 दिन ही काम करा है तो वो 200 दिन के हिसाब से जोड़े जाएंगे वैल्यू, राइट, है ना। अब इसमें एक चीज और भी है, जो आप लोग देख रहे हो कि 25 अंक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होने वाला है। अब आप इस चीज को थोड़ा सा समझना, जो लोग मेरी बात को समझना चाहेंगे वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जो मैं कहना चाहता हूं। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होगा कि वो 25 मार्क्स किसी को मिले, ये वाली बात मानते हो? अब देखो गाइस, अगर तुम लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब तुम 5 साल से किसी कंपनी में या फिर किसी सरकार में भी काम कर रहे हो, तो तुम एक बात बताओ, अगर तुम काम कर रहे हो ना तो तुम्हारा काम में ही ध्यान लगेगा। तुम काम के साथ पढ़ाई कितने दिन तक करोगे? ये समझ रहे हो? तो जो 25 मार्क्स पाने वाली जो लोग होंगे, जो संख्या होगी वो बहुत कम होने वाली है। वो 25 नंबर हर किसी को नहीं मिलने वाले, ये फैक्ट बात बता रहा हूं आप सभी लोगों को। क्योंकि इतना ज्यादा, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने 25 मार्क को, चलो मैं मान लेता हूं कि कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने पूरे 25 के 25 मार्क्स गेन कर लिए, वो इतना काम में था कि उसने 5 साल प्रॉपर काम करा है और 5 साल काम करने के बाद उसको 25 अंक मिल गए।
अब तो मुझे इन जनरल एक बात बताना, अगर कोई 5 साल से काम कर रहा है, 5 ईयर से कोई काम कर रहा है और प्रॉपर काम कर रहा है जिससे उसको 25 मार्क्स मिल गए, तो क्या उसने उतनी तैयारी करी होगी जितनी तैयारी तुम कर रहे हो? नहीं करी होगी। तो मतलब उसके लिए उन 100 मार्क्स में से मार्क्स अगर वो 50 भी लेकर के आ गया ना, तो भी बहुत ज्यादा मार्क्स होंगे उसके लिए, क्योंकि लेकर के नहीं आ पाएगा, है ना। अब आप सोचोगे सर जी मान लो 50 नंबर लेकर के आ गया, 25 नंबर यहां से मिल गए तो 75 हो गया ना। अगर वो 100 में से 50 नंबर भी लेकर के आता है, समझना इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं, 50 नंबर भी लेकर के आता है तो इसका भैया 75% ही जुड़ने वाला है। कितना जुड़ने वाला है? 75% ही जुड़ने वाला है। अगर 75% जुड़ने वाला है तो ये जो 50 नंबर का 75% मतलब 50 गुणे 3/4, राइट, 150/4, राइट, 4 3 12, अब यहां पर 3 4 7 28, 37.5, और 37.5 और प्लस अगर तुम 25 करते हो तो यहां से 5 और 2 मतलब 3 2 5 हो गया, और 7.5 और 5 दैट इज 12, मतलब 62.5 नंबर ही इसके आएंगे। समझ रहा हूं? तो 75 नंबर नहीं पा रहा, ये 62.5 नंबर ही पा रहा है। अभी फील कर पाए जो मैं कहना चाह रहा हूं तुम लोगों से? तुम लोग जो फील कर रहे हो ना कि भाई और ये मैंने कब निकाला है, इसके बारे में सोचो। जब इसने 25 मार्क्स गेन कर लिए हैं तब ये इतने मार्क्स लेकर के आ रहा है। 37.5 में से सिर्फ 25 नंबर अगर ऐड कर रहा हूं तब इतना आ रहा है। मतलब कि जो एक्सपीरियंस होल्डर भी होने वाले हैं ना, उनके लिए भी ये 100 अंक में, ये 100 मार्क्स में मार्क्स लाना टफ होगा। दिस विल नॉट बी एन ईजी टास्क। अगर कोई जॉब करने लग जाता है ना, जो जॉब नहीं कर रहा है उसको नहीं पता होगा कि भाई जॉब करते समय पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है, हर एक चीज याद रखना कितना मुश्किल होता है। तुम मुझे एक बात बताओ, अभी तुम फुल टाइम पे स्टडी कर रहे हो और अगर मैं तुमसे ये वाली बात पूछूं कि क्या तुम्हें पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग फिंगर टिप्स पे याद है? मे भी हो सकता है 2-4 स्टूडेंट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोलेंगे याद तो है लेकिन पूरी मैकेनिकल नहीं याद है ना। इसी तरीके से अगर यहां पर वो स्टूडेंट, वो एस्पिरेंट जो 5 सालों से तैयारी कर रहा है, 3 साल से तैयारी कर रहा है, क्या उसको पूरी की पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग याद होगी? नहीं होगी। तुमसे तो कमी होगी, ये फैक्ट बात है ना। तो उसको कितना भी तुम ग्रेस दे दो, तुम्हारे बराबर नहीं पहुंच पाएगा। और अगर तुम्हें तुम्हारी तैयारी पे भरोसा है, अगर तुम्हें सारी चीजें बेस्ट लेवल पे आती हैं, तो भाई ये हर्डल भी तुम पार कर जाओगे। तुम्हें बस ये सोचना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ इस चीज में परेशान है। और तुमको एक चीज और बता दूं, इसमें भी तुम लोगों को खुशी होगी। इस केस में, इस 25 मार्क्स के केस में देयर आर लेस नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो फॉर्म को फिल करेंगे। समझ रहे हो? देयर विल बी लेस नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स। कौन से एस्पिरेंट्स? फ्रेशर। उनको तो यही लगेगा कि भैया यहां पर तो 25 नंबर का तो यहां पर ग्रेस मिल रहा है, अब मैं इसमें कितनी भी मेहनत कर लूं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो यहां पर लेस नंबर ऑफ फ्रेशर्स होंगे जो सिलेक्ट होंगे, राइट, है ना। और गाइस एक चीज और थोड़ा सा सोचना, मतलब इन जनरल सोचना। मान लो अगर 70 वैकेंसी है, राइट राइट, 70 वैकेंसी है ना। 70 वैकेंसी में से ये जितनी भी कहानी जो बोली जा रही है, ये जितनी भी कहानी बोली जा रही है, जो मैं आप सभी लोग को बताना चाहता हूं, ये कहानी जो बोली जा रही है, ये संविदा के आधार पर कार्य करने वाले लोगों के लिए है ना। जो इसमें कार्य कर रहे होंगे उन्हीं लोगों के लिए बोला जा रहा है। अब अगर मैं तुमसे बोलूं तो ओपन वर्क में या फिर ओपनली ये संविदा के आधार पर ही किसके लिए दिया गया होगा? जो बिहार के होंगे स्टूडेंट्स, उन्हीं के लिए है ना, और तो किसी के लिए नहीं दिया गया होगा। तो अगर मैं इस तरीके से भी देखूं तो उनका भी तो एक सेक्शन सेट है ना कि भाई 40% बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए होना है। तो मतलब तुम्हारे लिए तो एक सेक्शन बन रहा है ना। और अगर इसके बाद भी तुम्हें तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है तो बेटा इसको इस तरीके से भी तो देखो जो मैं बोलना चाहता हूं तुमसे, राइट। तुम ऐसा समझो, मान लो अगर 70 वैकेंसीज हैं तो 70 में से 70 लोग तो एक्सपीरियंस्ड नहीं आने वाले ना। मैं कहता हूं 70 में से मिनिमम 50 तो फ्रेशर्स होंगे, राइट। 50 फ्रेशर्स होंगे और बाकी बचे जो 20 हैं वो एक्सपीरियंस्ड होंगे। तो तुम जो अभी इस चीज में फील कर रहे हो कि भैया सिर्फ 70 वैकेंसी है, मत मानो ना 70 वैकेंसी है। तुम सिर्फ ये मानो 50 ही वैकेंसी है। मैं गिन ही नहीं रहा उन एक्सपीरियंस्ड वालों को। और अगर मेरे लिए ये 50 वैकेंसी है तो क्या मैं इन 50 वैकेंसी के लिए फाइट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। मोस्ट ऑफ द फ्रेशर्स नहीं फाइट करेंगे।
तुम्हारे लिए ये चीज आसान हो जाएगी। 100 रुपए का फॉर्म है, फॉर्म भरो, बढ़िया लेवल पे तैयारी करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचेंगे कि भैया सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन इन्हीं का होना है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चल रहा होगा कि भैया सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को लेना है तो डायरेक्ट ले लो, फिर ये नाम क्यों कर रहे हो, ताकि नाम भी हो जाए और आपका काम भी हो जाए। लेकिन वो ये चीज नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन अब कम हो जाएगा, और इसकी वजह से ये कॉम्पिटिशन कम हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है। सो आई विल सजेस्ट कि तुम अपने अपने लेवल को इतना बढ़ा लो कि इस 50 में से तो तुम्हारा नाम आ ही जाए, और अगर आ गया तो तुम जबरदस्त लेवल पे खेल जाओगे, राइट। अब इसमें क्या दिया जा रहा है, बहुत सिंपल सी चीजें तुम्हें जो बताई जा रही हैं कि भाई प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें सभी कार्य क्षेत्र के विषय होंगे, मतलब पूरी मैकेनिकल से तुम्हें आएगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 100 क्वेश्चन है तो तुम्हें उसमें 100 नंबर मिलेंगे, राइट। कौन कौन दे सकता है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो 3 वर्ष का है वो दे सकते हैं। और क्या पूछा जाएगा, सिलेबस जो आप लोगों ने बोला, आपके डिप्लोमा में जो 3 सालों में जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं सिर्फ वही पूछा जाएगा। लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 वर्षीय डिप्लोमा हेतु निर्धारित अद्यतन पाठ्यक्रम करिकुलम के अनुसार पूछे जाएंगे वो सवाल, मतलब कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा लेवल पे होने वाला है, राइट। चलो, अब उसके बाद जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, ये वाली चीजें हैं। सही क्वेश्चन किया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत क्वेश्चन किया तो 0.25 कट जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहां पर जो इन्होंने बताया कि भाई कितने परसेंट क्या होगा, ये 40% इसमें जाएगा, 32% यहां आएगा, ये सारी चीजें इन्होंने बता दी, राइट, है ना। चलो गाइस, थोड़ा सा इसको, मतलब मेरा हमेशा से कहने का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप लोग जब भी कभी किसी भी एग्जामिनेशन को देखो, नेगेटिव चीजें तो बहुत देखने के लिए मिल जाती हैं, उसमें भी पॉजिटिव ढूंढो ना। इफ लाइफ इफ लाइफ गिव्स यू लेमन जस्ट मेक अ लेमनेड। कहने वाली बात नहीं है, एक्चुअली में अब ये करने वाली बात है। और चलो नहीं भी कर रहे, कोई तो फ्रेशर होगा, एक बच्चा भी फ्रेशर होगा जो सेलेक्ट होगा इसमें। ये तो नहीं कह सकते ना कि एक भी फ्रेशर सेलेक्ट नहीं होगा। मैं कहता हूं 10 फ्रेशर सेलेक्ट होने वाले हैं, उन 10 में तुम्हारा नाम क्यों नहीं होगा। तुम ये सोचो ना कि अगर 10 भी सिलेक्ट हो रहे हैं तो उन 10 में मेरा नाम क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। इस लेवल पे मैं खुद को तैयार करूंगा, करो तैयारी जबरदस्त लेवल पे, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सारी चीजें नॉर्मली बताई हैं, फिर और कुछ भी नहीं है। 100 रुपए का फॉर्म है, अपलोड करना है। फॉर्म जो आपका होगा कहाँ पर करना है, btsc.bihar.gov.in पर करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को बता दी गई हैं। ऑनलाइन जो फॉर्म है इस तरह भरना है, जिसमें मोबाइल और ईमेल आईडी आप लोगों की एक्चुअल रखना, ठीक है, पेमेंट करना। फिर उसके बाद इन्होंने ये सारी चीजें बता दिया, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र और ईटीसी, राइट। तो मतलब कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप लोगों की तैयारी बढ़िया लेवल पे होनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर बीटीएससी की तैयारी करनी है तो मैं करूं कैसे। तो बेटा बीटीएससी की तैयारी करने के लिए आप मास्टर बैच में जा सकते हो, मास्टर बैच में जाओ, बढ़िया लेवल पे तैयारी करो। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कहता है कि सर मुझे जीरो से पढ़ना है, तो बेटा इस बैच में तुम्हें फ्रॉम जीरो स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल जीरो से। कि अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत सालों से भी नहीं पढ़ा है, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने बढ़िया लेवल पे तैयारी करी है, तो एडवांस लेवल तक हम यहां पर जाते हैं और शुरुआत जीरो से होती है। मतलब तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज तुम्हें यहां पर देखने के लिए मिलेगी मेरे लाल। तो जब तुम्हें इतना सब कुछ मिल रहा है तो फिर जबरदस्त लेवल पे तैयारी करो ना। अब ये बैच तुम्हें कहां मिलेगा, एग्जाम ऑन एजुकेशन के एप्लीकेशन पे। ये एप्लीकेशन डालो, बढ़िया लेवल पे तैयारी करो और सिलेक्शन लो। बस इतना सिंपल सा कहना है। और नेगेटिविटी की तरफ मत भागो, क्योंकि जितना नेगेटिविटी की तरफ भागोगे उतना ज्यादा तुम्हारा ऑरा नेगेटिव होगा, फिर तैयारी करने में और मन नहीं लगेगा। तो तैयारी करो। इस महीने कितनी सारी चीजें आई हैं, है ना। ये साल जाते जाते तुम्हें वैकेंसीज बहुत सारी दे रहा है। बस तुम्हें तैयारी इस लेवल पे कर लेनी है कि तुम्हारा सिलेक्शन बिल्कुल डन हो सके, राइट। और गाइज इसके अलावा सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, बी पॉजिटिव। अगर किसी एक बच्चे का भी सिलेक्शन होना है तो वो बच्चा तुम होने चाहिए। ये तुम्हें अपने हिसाब से अपने आप को बोलना पड़ेगा, है ना। और जब तुम ये चीज अपने आप को भरोसा दिला दोगे ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक सके, ठीक है। चलो इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सेशन को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। एंड अगर कोई आपके मन में कोई भी डाउट हो, स्टिल कोई डाउट हो, तो देखो स्क्रीन में तुम्हें एक नंबर दिख रहा होगा, दैट इज 8368886452। आप इसमें काम करना कि आप कॉल करना, मुझसे डायरेक्टली बात करना। वी विल डिस्कस योर प्रॉब्लम्स एंड वी विल फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।